लाडलो नमस्कार, मैं इनके यादव एसके डिफेंस एकेडमी अलवर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तेरी चाहतों का आलम यूं ही बरकरार रहेगा। अगर तू नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम चाहते रहेंगे तुझे जिंदगी भर तक। तुझे पाने के लिए कशिश जारी रहेगी। अर्थात आप सोचिए, जब तक हम अग्निवीर को अपनी एक ये मान के चलिए मंजिल और ये लक्ष्य के रूप में प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक निश्चित रूप से लगे रहेंगे। और लगे भी क्यों ना, ये देश प्रेम है, ये लगन है, ये देश के प्रति हमारा एक सद्भाव, लगाव, राष्ट्रवाद की भावना है। और इसी क्रम में आज के इस मॉडल पेपर अग्निवीर जीडी 15 नंबर को सॉल्यूशन दे रहे हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा कार्यक्रम की। और क्वेश्चन नंबर 1 के साथ यहां पर देखिए, भारत में पहला आम चुनाव बहुत महत्वपूर्ण कब हुआ? तो 1951-52 के अंदर भारत में पहला आम चुनाव हुआ और सबसे बड़ी पार्टी यहां पर कांग्रेस बनकर उभरी। और उस समय देश के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देश में पहला आम चुनाव 1951, क्योंकि यहां पर ऑप्शन 51 है तो यहां पर राइट आंसर 1951 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, शक्ति स्थल किस नेता की समाधि स्थल है? अब यहां पर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, इंदिरा गांधी का जो स्थल है वह शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ में 3 नंबर पर, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय? साथियों, समवर्ती सूची में पूछा है, ऑप्शन देख लेते हैं, 97, 52, 59, 47। यहां आपको बताना है तो यहां कितने हो जाएंगे? 52 है। पूर्व में अगर हम बात करें तो इसके अंदर कितने थे? 47 थे। देखिए, संघ सूची में पूर्व में कितने थे? यहां पर 19, यहां पर देखिए 97 थे। और वर्तमान में कितने? वर्तमान में इसमें क्या है? 100 है। ठीक है, एक और ध्यान रखिए यहां पर। और राज्य सूची की बात कर ले सर, राज्य सूची, तो राज्य सूची के अंदर विषय कितने हैं? क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। 66 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कितने हैं? 66। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट है यहां पर। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली। तो ये तो सिंपल प्रश्न था, कहीं कोई समस्या नहीं है। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय कौन थे? क्लीमेट एटली। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किसने बनवाया? तो किसने बनवाया पंचमहल? अकबर ने। तो साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान की राजधानी? सिंपल है, जयपुर। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की है। और लहासा किसकी राजधानी है? तो लहासा किसकी है? तिब्बत की। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहा हूं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9, सोने के सिक्कों को गुप्त काल में कहा जाता था? तो यहां पर देखिए दिनार। क्या आ जाएगा उत्तर? दिनार आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिनार आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसे कौन प्रमाणित करता है? देखिए, एक बात ध्यान रखनी है, धन विधेयक का संबंध आर्टिकल कितने से है? अनुच्छेद 110। ठीक है, अनुच्छेद 110। दूसरी बात कि धन विधेयक है या नहीं, ये कौन प्रमाणित करेगा? ये लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 11, ओडिशा की स्थापना किस तारीख को हुई थी? तो 1 अप्रैल को क्या हुई? ओडिशा की स्थापना हुई। तो 1 अप्रैल 1936 को क्या किसकी स्थापना हुई? ओडिशा की। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्मा का म्यांमार किसका नाम है? तो म्यांमार किसका नाम है? बर्मा का। देखिए, आपने गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून वहां से लाए देसी पतलून। ठीक है, वर्तमान की अगर हम बात करें तो बर्मा का नाम म्यांमार हो गया। और म्यांमार की राजधानी तो कौन सी हो गई? नेपी हो गई। ठीक है, तो ये इसकी राजधानी है। राजधानी भी परिवर्तित हो गई। जैसे श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हुआ करती थी, अब श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनपुरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग महाजनपद की, अंग की राजधानी थी। क्या यहां पर देखिए, अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? चंपा थी। ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान? क्या बात है, पटियाला। पटियाला क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान है।
ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2 मई 1961 को क्या की गई, इसकी स्थापना की गई, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नाम सुना होगा, नेताजी सुभाष चंद्र, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 1 दिसंबर को कौन सा दिवस है? एड्स दिवस है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? श्रमिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 8 मार्च को क्या है, यहाँ पर देखिए कौन सा दिवस है? महिला दिवस मनाया जाता है। तो साथियों ये आज का कक्षा कार्यक्रम था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई श्रमिक दिवस। मिलते हैं नए सेशन के साथ। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, फिर मिलेंगे। आगे का कक्षा कार्यक्रम सर लेकर आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी एसके डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना चल रहा है, अपन पढ़ रहे हैं सर, सीरीज पढ़ रहे हैं, पेपर सेट अपन सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें जो पेपर सेट अपन सॉल्व कर रहे हैं सर, वो है आपका 15 नंबर वाला। देखिए आप लोग, आपका जो पहला सवाल आता है इसके अंतर्गत, जो फर्स्ट नंबर वाला सवाल है आपका, देखिए वो है सर, सबसे लंबा सजीव वृक्ष कौन सा है? देखो इसमें ये बोल रहा है सर सजीव वृक्ष कौन सा है। हालांकि देखो जितने भी पौधे होते हैं सब सजीव होते हैं, चाहे कोई सा भी पौधा हो। तो देखिए आप लोग, आपको याद रखना है सर, यदि आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ा पौधा कौन सा है, तो सबसे जो बड़ा पौधा आता है सर वो कौन सा है? आपका सफेदा है। कौन सा है? सफेदा। और सफेदा को अपन बोलते हैं सर यूकेलिप्टस। कौन सा बोलते हैं? यूकेलिप्टस। और यदि आपसे कहा जाए सर मोटाई के आधार पर, तो मोटाई के जो आधार पर जो सबसे बड़ा है, मोटाई के आधार पर बड़ा, पर सबसे बड़ा जो पौधा है आपका सर, उसका जो नाम आता है भैया, अपन उसको बोलते हैं जर्मन शेरमन। तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? जर्मन शेरमन है। और सबसे बड़ा पौधा कौन सा है सर? सफेदा है, यूकेलिप्टस है। मोटाई के आधार पर कौन सा है आपका सर? जर्मन शेरमन। तो इसका आंसर कौन सा है सर? आपका सफेदा है। अगला देखिए आप लोग, कैथोड किरणें बनाती हैं, कैथोड किरणें बनती हैं। तो आपको ध्यान रखना है सर, जो कैथोड किरणें होती हैं आपकी, वो हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव होती हैं। तो किससे बनेंगी सर? वो इलेक्ट्रॉन से बनेंगी। किससे बनेंगी भैया? इलेक्ट्रॉन से। अगला सुनिए आप लोग, अगला जो आता है सर आपका, नारी विकास हार्मोन कौन सा होता है? देखो भैया आपको याद रखना है सर, नारी में जो हार्मोन होते हैं सर, वो 2 होते हैं। एक तो होता है सर आपका एस्ट्रोजन, फर्स्ट नंबर पे तो एस्ट्रोजन आता है। और दूसरे नंबर पे जो आता है सर, उसको अपन बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। एक तो टेस्टोस्टेरोन होता है, सॉरी एस्ट्रोजन होता है, एक कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है। आपको ये याद रखना है सर कि महिला का जो मुख्य निषेचन हार्मोन होता है, मुख्य निषेचन हार्मोन, तो मुख्य जो निषेचन हार्मोन है मादा का, वो कौन सा होता है सर? आपका एस्ट्रोजन होता है। और आपको याद रखना है सर कि जो दूसरा जो हार्मोन है वो कौन सा होता है सर? आपका प्रोजेस्टेरोन होता है। तो इसमें कौन सा लिखा हुआ है सर? आपका एंड्रोजन लिखा हुआ नहीं। नर के जो हार्मोन होते हैं, नर हार्मोनों को अपन एंड्रोजन बोलते हैं। एस्ट्रोजन, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए आप लोग, विद्युत ऊर्जा का मात्रक कौन सा होता है? देखो भैया आपको ध्यान रखना है, आपसे क्या बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा जो होती है, विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है सर? आपका वोल्ट होता है। कौन सा होता है? वोल्ट। हालांकि आपको याद रखना है सर कि ऊर्जा, और एक आता है सर आपका कार्य आता है, और एक आता है सर आपका ऊष्मा। इनका जो मात्रक होता है सर वो क्या होता है भैया? जूल होता है। क्या होता है? जूल। अगला सुनिए आप लोग, अगला जो आता है सर आपका वो आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। देखो इसमें लिखा हुआ है सर कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा के रूप का मात्रक होता है। आपको याद रखना है सर, ऊर्जा का रूप की जो इकाई होती है उसका जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है भैया? आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगला देखिए, मनुष्य में रीढ़ की तंत्रिकाओं में कितने जोड़ी पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है सर कि मानव में जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में जो हड्डियां होती है सर, उनकी संख्या होती है जन्म के समय जो होती है सर वो होती है 33। और सर युवा अवस्था में जो होती है सर आपकी, उनकी होती है सर आपकी 26। कितनी होती है? 26। आपको याद रखना है सर कि मानव की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, वो मेरु तंत्रिकाएं होती है सर आपकी कौन सी? 31 जोड़ी। और 31 जोड़ी जो होती है कुल कितनी हो गई भैया? आपकी 62 हो गई। कौन सी हो गई? 62। तो ये पटवार में पूछा गया, ध्यान रखना आप लोग, पटवार 2023। तो ये अलग से आपको याद रखना है सर, कितनी जोड़ी होती है? वो 31 जोड़ी होती है। अगला देखिए आप लोग, पृथ्वी की सतह पर अधिकतम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये याद रखना आप लोग कि यदि आपसे कहा जाए सर बताइए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सर्वाधिक गैस कौन सी मिलती है? तो गैस जो होती है उसका नाम होता है नाइट्रोजन होता है। यदि आपसे कहा जाए सर कि बताइए सर हमारे यहाँ पर धातु कौन सी मिलती है, तो धातु जो मिलती है उसका जो नाम आता है उसको अपन बोलते हैं एल्यूमिनियम बोलते हैं। अगर ये कहा जाए सर कि धातु कौन सी मिलती है,
तो धातु जो मिलती है सर वो ऑक्सीजन होती है। और यदि आपसे कहा जाए सर कि पृथ्वी पर उपधातु कौन सी पाई जाती है तो उसका नाम होता है सर सिलिकॉन। कौन सा होता है? सिलिकॉन। तो ये याद रखना आप लोग। देखो आप लोग, पृथ्वी की सतह पर अधिकतम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो कौन सी भैया आपकी? वो एल्यूमिनियम है। आपको ये भी याद रखना है सर कि इसको भविष्य की धातु कहा जाता है। तो भविष्य की जो धातु आती है आपकी, उसका जो नाम आता है वो कौन सी होती है सर? आपकी एल्यूमिनियम होती है। अगला सुनिए आप लोग, अगला आता है सर आपका निम्न में से कृत्रिम रेशा नहीं है। देखो इसमें वो पूछ रहा है आपसे आर्टिफिशियल रेशा कौन सा नहीं। जैसे अपन बात करें सर प्राकृतिक रेशा कौन सा होता है, तो जैसे आपका होता है जूट, कपास, पटसन, इन सब जो रेशे बनाए जाते हैं वो तो होते हैं आपके प्राकृतिक। जैसे सेल्यूलोज हो गया, आपका ग्लाइकोजन हो गया, ये सब प्राकृतिक होते हैं। कृत्रिम पूछ रहा है वो आपसे, तो कृत्रिम रेशा नहीं है। देखो रेयान होता है, प्रथम है सर, नायलॉन होता है, बिल्कुल होता है, पॉलिस्टर होता है, बिल्कुल। देखो इसकी साड़ियाँ बनाई जाती हैं, इसके रस्से बनाए जाते हैं, इसका प्रयोग गलीचे बनाने में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा सर? आपका पटसन है। ये पूछ रहा है लास्ट में नहीं है, तो नहीं है का मतलब क्या है सर? कि आपका जो ये पटसन होता है ये एक फसल होती है, इससे रेशा बनाए मतलब रस्से बनाए जाते हैं। अगला देखिए आप लोग, सभी रसायनों का सम्राट है। देखो इसमें लिखा हुआ है आपका गंधक का अम्ल, बिल्कुल होता है, अम्लराज बिल्कुल होता है, साइट्रिक अम्ल बिल्कुल होता है। देखो इसका जो सूत्र होता है सर होता है H2SO4। H2SO4 इसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपको याद रखना है सर सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसको रसायनों का राजा कहा जाता है। इसको गंधक का अम्ल बोलते हैं। इसको ना यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको क्या कर लेना, आप लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कर लेना, ठीक है। साइट्रिक अम्ल जो होता है ना ये मिलता है नींबू के अंतर्गत, नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उसके अंतर्गत जो मिलता है वो कौन सा होता है? आपका साइट्रिक अम्ल होता है। तो गंधक का अम्ल कौन सा है? H2SO4 है। अम्लराज भी कौन सा है सर? H2SO4 है। और इसको साइट्रिक अम्ल क्या लिखोगे आप लोग? सल्फ्यूरिक अम्ल लिखोगे। अगला सुनिए आप लोग, इसमें सभी आएगा। देखो इधर देखो सामने, इसमें जो पहला है आपका, देखो आपको याद रखना है सर कि इसमें जो इसका करेक्ट आंसर आएगा सर वो आएगा गंधक का अम्ल। बात है नहीं? देखो पहला जो आता है इसमें वो आता है गंधक का अम्ल। इसका करेक्ट आंसर है गंधक का अम्ल। इसको अपन क्या बोलते हैं सर? H2SO4 बोलते हैं, ठीक है जी। मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया। अम्लराज जो होता है सर ये किससे मिलकर बना होता है? HCl प्लस HNO3 से। इसमें अनुपात होता है सर आपका 1:3 होता है। साइट्रिक अम्ल अलग होता है, नींबू के अंतर्गत पाया जाता है। अगला सुनिए आप लोग, वायुमंडलीय दाब में अचानक कमी से का संकेत मिलता है। जैसे ही अगर वायुमंडलीय दाब में अचानक कमी आती है तो आपको याद रखना है सर कि वो किसका संकेत होता है भैया? तूफान का संकेत होता है। किसका संकेत होता है? तूफान का। अगला, अगर आपसे कहा जाए सर कि वायुमंडलीय दाब को कौन सा यंत्र मापता है तो बैरोमीटर मापता है। कौन सा मापता है भैया? बैरोमीटर। अगला सुनिए आप लोग, अगला जो आता है सर आपको वो आता है प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है। तो देखो प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश के बारे में यदि अपन चर्चा करें तो प्रकाश का जो वेग का क्रम आता है, वेग का जो क्रम है वो आता है सर आपका सर्वाधिक जो होता है वो तो होता है निर्वात में। उससे कम जो होता है सर आपका सबसे ज़्यादा जो है वो तो किस में है? निर्वात में है। उससे कम किस में है? आपका गैस में है। उससे कम किस में है? द्रव में है। और उससे कम किस में भैया? ये ठोस में। जो निर्वात होता है, निर्वात में जो होता है सर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपको अलग से याद रखना है। तो आपको याद रखना है सर यहाँ पे अगर ये पूछे कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? हवा में होती है, पानी में होती है, कांच में होती है और हीरे में होती है। तो किस में होगी? ऑप्शनों के अकॉर्डिंग किस में होगी सर? हवा में होगी। अगला सुनिए आप लोग, ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है? मतलब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, वो सेल की बात कर रहा है, कोशिका की। तो ये आप लोग याद रखना सर कि कोशिका जो होता है ना, कोशिका में एक अंग होता है, इसका अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में इसको अपन बोलते हैं ऊर्जा घर। इसको ऊर्जा घर कहा जाता है, या इसको अपन क्या बोलते हैं सर? शक्ति घर कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति घर। इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस। इसको पावर हाउस भी कहते हैं। यदि आपसे कहा जाए सर कि इसके अंदर ऊर्जा किस रूप में होती है तो एटीपी के रूप में होती है। और एटीपी का पूरा नाम होता है सर आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है सर इसका पूरा नाम होता है। और जो एक एटीपी होता है इसका जो मान होता है सर होता है 7.4 किलो कैलोरी। इनसे मिलकर कितना एटीपी बनता है आपका? 7.4। एक कितना एटीपी बनता है? 1 एटीपी बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा सर? 4th नंबर। अगला देखिए, क्या विद्युत चुम्बकीय तरंगों को निर्वात में गमन करती हैं? तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती है निर्वात में गति करती हैं। ये आपको इसका जवाब देना है। क्यों? क्योंकि तरंगें जो होती हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आती है सर आपकी कौन सी? विद्युत चुम्बकीय। एक तो विद्युत चुम्बकीय तरंग आती है आपकी, और दूसरी जो तरंग आती है उसको अपन बोलते हैं सर यांत्रिक तरंग।
यांत्रिक तरंग। ऐसी तरंग जो सर निर्वात में नहीं चलती, निर्वात में गति नहीं करती है, वो तो कौन सी होती है? यांत्रिक तरंग। इसका एग्जांपल आएगा सर ध्वनि। ध्वनि नहीं चलती है, इसलिए चंद्रमा पर दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है इसमें आता है सर जैसे आपका प्रकाश आ गया और बाकी सर सभी क्या आ गई सर? आपकी तरंगें आ गई। तो हाँ बिल्कुल सर, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है वो निर्वात में गति करती है। अगला देखिए, विटामिन ई की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? देखो यहाँ पे पूछ रहा है वो आपसे विटामिन ई। तो देखो विटामिन ई जो है ना, विटामिन ई की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो इसमें पहले लिखा हो अंगघात, दूसरा होता है सर नपुंसकता, तीसरा लिखा होता है सर आपका दोनों। तो देखो अंगघात तो जो है ना एक मतलब एक तरीके से पोलियो की बात कर रहा है वो आपसे। तो विटामिन ई की कमी से ये नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है सर, जो मादा होती है, मादा में जो होता है सर उसको अपन बोलते हैं बंध्यता, इसको बंध्यता बोलते हैं। और जो नर में होता है सर इसको अपन बोलते हैं नपुंसकता। क्या बोलते हैं? नपुंसकता। तो आपको ये अलग से याद रखना है सर, इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? नपुंसकता आएगा। और इसमें मादा में कौन सा रोग होता है सर? आपका बंध्यता रोग होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी अदिश राशि होती है? देखो मैंने पहले भी आपको कई बार पढ़ाया, पहले पेपरों में भी। अदिश और सदिश का मतलब क्या होता है? देखो जो सदिश राशि होती है, सदिश राशि का मतलब ये होता है सर ऐसी राशियां जिनको सहित दिशा के मापा जाता है। सहित किसके मापा जाता है? दिशा के। और किसकी आवश्यकता होती है सर? परिमाण की आवश्यकता होती है। अगला, दूसरी जो राशि होती है सर उसको हम बोलते हैं अदिश राशि। और अदिश राशि जो होती है आपकी, अदिश राशि में आपको ये याद रखना है कि अदिश राशि जो होती है इसमें क्या होता है सर आपका, आप इसमें मात्र परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण। किसकी आवश्यकता नहीं होती सर? इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो आपको याद रखना है, देखो वेग जो होता है ये कैसी राशि होता है सर? आपका सदिश राशि होता है। त्वरण भी कैसी होता है? सदिश होता है। बल भी कैसा होता है? सदिश होता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर? 4th नंबर। तो ये आपकी क्या आंसर? आपकी राशियां हैं। आपको ध्यान रखना है सर, ये आपका पेपर सेट हो गया कंप्लीट 15 नंबर वाला। अगली चर्चा करेंगे अपन लोग अगले पेपर सेट में। थैंक यू, धन्यवाद। लाडलो नमस्कार। 50 पेपर सेट की सीरीज चल रही है जिसमें पेपर सेट अपना है 15 पेपर सेट का है मैथ का पहला प्रश्न, जो कि टेस्ट का है 31 नंबर प्रश्न, मॉडल पेपर का प्रश्न है। एक संगीत विद्यालय है, एक संगीत विद्यालय है जिसमें 70% लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या दे रखी है 255, देखो 100 में से 70 आपके लड़के हैं, क्या है? बॉयज। और तो कितनी बचेंगी? 30%। कितनी? 30% गर्ल्स बची। और गर्ल्स की संख्या दे रखी है 255। तो जो 30% है ना, 30% की वैल्यू आपकी है 255। कितनी? 255। अब इस प्रश्न में पूछा क्या है? लड़कों की संख्या। किसकी? लड़कों की संख्या। तो 30% की वैल्यू 255, 1% की वैल्यू 255 बटा 30। आपको निकालनी कितनी है? लड़कों की संख्या। और लड़कों का कितना परसेंट वैल्यू है? 70। तो 70% का आपका आ जाएगा 255 भाग में 30 गुणा में 70। 0 से 0, 8 3 से कट जाएगा ये। 8 तिया 24, 1 5 तिया 15, 85 गुणा 7, 7 पंजू 35, असिल 3, 8 7 56 और 3 59। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई आपकी? 595। देखो जो ये संख्या दे रखी है ना, परसेंट उसी के बराबर रखो आप। तो 255 है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की परसेंट कितनी है? 30। तो 30% की वैल्यू अपनी कितनी बनेगी? 255। तो लड़कों की संख्या आ जाएगी 595। अगला प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 30, 53, 99 को विभाजित करने पर, जिससे 30 को 53 को 99 को विभाजित करने पर एक समान शेष बचे। क्या बचे? एक समान शेष। यदि आपसे बात करें बड़ी से, देखो प्रश्न में 2 चीज़ें आएंगी। छोटी से छोटी संख्या, कौन सी? छोटी से छोटी संख्या। और आएगी आपकी बड़ी से बड़ी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो एलसीएम। क्या निकलेगा? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती। और बड़ी से बड़ी की बात करें तो एचसीएफ। क्या निकलेगा? एचसीएफ, जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्ती। ठीक है, ये याद रखना, आप नोट कर लेना। छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो लय से निकलेगा, और बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो ये निकलेगा आपका। ठीक है। और प्रश्न है अपना
वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है, तो क्या निकलेगा यहाँ पे में से, क्या निकलेगा में से HCF, क्या HCF हाई कॉमन फैक्टर। ठीक, बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 30 में 53 में और 99 में भाग देने पर एक समान शेष बचे। अब प्रश्न आगे है दे रहा है कि एक समान शेष भी बचना चाहिए। एक तरीका है या तो आप ऑप्शन दे दो, बड़ा से बड़ा ऑप्शन उठा लो और भाग देते चलो। ठीक है, दूसरा तरीका है इसको करने का, आपस में तीनों संख्याओं को घटाओ। देखो 53 में से पहले 30 को घटाएंगे माइनस, ठीक है, फिर 99 में से 30 को घटाएंगे, ठीक, फिर आप 99 में से 53 को घटाओ। ठीक, यहाँ से देखो 6 4, यहाँ से बचेगा आपका 6 9, यहाँ से बचा आपका 23। अब जो संख्या आ गई आपके पास 23 69 और 46, इनके एक टुकड़े कर लो, 2 का भाग दिया 23 आ गया, फिर 23 में देंगे 23 का 1 आएगा, सॉरी क्या आएगा 1। ठीक, इसमें 3 का भाग जाएगा 23, 23 में 23 का ही जाएगा 1, 23 में फिर यहाँ पे 23 का। आप देखो इसमें कॉमन लेना आपको, तो 23 है 23 है 23 है, इसमें कॉमन है, तो HCF इसका कितना आ गया 23। तो अब 23 का भाग देंगे, देखो 23 का भाग आप 30 में दो, कितना बचा 7 बचा। 23 का भाग 53 में दो, 23 46, यहाँ भी 7 बच रहा है। 23 का भाग 99 में दो, 23 चौका 92, यहाँ भी 7 बच रहा है, तो एक समान शेषफल बच गया। तो ये इसको करने का तरीका, पहले तीनों संख्याओं को आपस में से घटाओ, जो संख्या प्राप्त हो आपकी उनके कॉमन फैक्टर करो। ठीक है, अगला प्रश्न, तो इसका आंसर अपना है 23। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या दिया, दो संख्याओं का गुणनफल है 4725 और उनका महत्तम समापत्ति है कितना 15, तो उनका लघुत्तम समापत्ति। मैं 2-3 प्रश्न सेट में ये प्रश्न आ चुका, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापत्ति गुणा महत्तम समापत्ति। ठीक है, LCM गुणा HCF। यहाँ पे दोनों संख्याओं गुणा आपको दे रखा है पहले ही 4725 और ले से निकालना है, में से दे रखा है आपको कितना 15। देखो ले से मैंने x मान लिया है, तो में से x बराबर जो 4715 है उसमें 15 का भाग चल जाएगा, ये भाग गुणा में संख्या, पक्षांतरण करेंगे किस में चली जाएगी भाग में। देखो पक्षांतरण करते हैं जब प्लस वाली तो हो जाती है अपनी माइनस, माइनस वाली हो जाती है प्लस की, और भाग वाली संख्या हो जाती है गुणा में, और गुणा वाली हो जाती है भाग में। पक्षांतर करने के बाद ये दोनों आपस में चेंज होती हैं, ये दोनों आपस में चेंज होती है, इस चीज़ को नोट कर लेना बोर्ड में से। ठीक है, तो इसमें 15 का भाग देंगे, 15 तिया 45, बचा कितना 2 1, 15 एकम 15, फिर बचा कितना 6, कितना बचा 15 तिये 45, 2 बच गया 21 हो गया, 15 एकम 15, 15 के बाद ये बचेगा 4725 है, यहाँ पे 4725, 22 में भाग देंगे 15 का, 15 एकम 15, 7 बचा, और यहाँ पे हो जाएगा 75, 75 में 15 का 15 5 75। तो संख्या आपकी जो संख्या नहीं है लैसे लघुत्तम समापत्ति कितना आ जाएगा 315। अगला प्रश्न, एक काम को ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, बी और सी है जो कितने दिन में करते हैं 15 दिन में, सी और ए है जो कितने करते हैं 20 दिन में। तो तीनों मिलकर ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी से ये काम करवाना है आपको। ए बी मिलके तो कर रहे हैं 12 दिन में, बी और सी मिलके कर रहे हैं 15 दिन में, सी और ए मिलके कर रहा है कितने दिन में 20 दिन में। अब आपको ए बी सी से काम करवाना है। यहाँ पे ए प्लस बी कितने दिन में 12, बी प्लस सी कितना 15, सी प्लस ए कितना 20, इनका एलसीएम आ जाएगा कितना 60। ये जो 60 है ना कुल वर्क आता है, 12 से भाग दिया 12 पंजो 60, 15 से 15 चौको 60, 20 दिया। ठीक, ए बी सी का आ गया, ए बी सी का नहीं आया, ये ए बी का आया, ये आपका ए बी है, इनका एक दिन का वर्क आ गया 5, बी सी का एक दिन का वर्क आ गया 4, सी ए का एक दिन का वर्क आ गया कितना 3। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए 5 4 और 3। देखो ए बी है, ए बी लिख दिया, बी सी है, बी सी लिख दिया, सी है, सी लिख दिया। तो यहाँ पे 2A हो जाएगा, 2B हो जाएगा, 2C हो जाएगा। सब में देखो 2A हैं तो 2A कर दिया, 2B हैं तो 2B कर दिया, 2C हैं तो इधर आपका 5 4 9 12, 9 3 12। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, A B C। ठीक, इधर आपका 12 है, A प्लस B प्लस C
12 में 2 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा, दोनों का एक दिन का काम कितना आ गया लाड लो, 6। एक दिन कितना काम आ गया दोनों का, 6। अब दोनों से ये काम करवाना है, पर्सन नहीं, दोनों से नहीं, सॉरी, तीनों से, ए बी सी से। तो ए प्लस बी प्लस सी, आपके पास कुल वर्क है, जो ये एलसीएम आता है ना, ये कुल वर्क होता है। कितना काम है टोटल, 60, और तीनों का एक दिन का काम कितना है, 6। तो 60 में 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 दिन। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे लाड लो, 10 दिन में। ठीक है, अगला प्रश्न है 729 का √3 है, 36 का √, है। तो 729 का √3 ये कितने का बनता है भाई, 9 का √, ठीक है, 9 का घन बनता है कितना, 729, और ये 6 का अपना स्क्वायर मतलब वर्ग बनता है 36। तो दोनों को आपस में माइनस का चिन्ह है, घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, 3। 30 तक के तो आप याद कर लेना वर्ग, जो कि वैसे तो करने चाहिए 40 तक के, और 20 तक के क्या कर लेना, घन। ये आप याद कर लेना, इनके मान पूछेगा, आप गुणा करने में लग जाओगे, टाइम वेस्ट होएगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 50% रहेंगे। तो आप इजी है तो पहले ही 30 तक के वर्ग याद कर लें, 20 तक के क्या याद कर ले, घन। 1% तो 100% इसमें से फंसेगा ही फंसेगा कैलकुलेशन। ठीक, अगला प्रश्न 6.4 का 2, ये भाग का चिन्ह है, 3.2 है, गुणा 4 है, प्लस 4 है। बोर्ड मैथ्स वाला प्रश्न। बोर्ड मैथ्स में जब का मतलब होता है गुणा, 6.4 गुणा 2 भाग 3.2 गुणा 4 प्लस 4। तो पहले अपन को ये पार्ट हल करना है, कौन सा, का वाला। ठीक है, तो 6.4 को 2 से गुणा करेंगे, 12 पॉइंट, ये आ जाएगा आपका 8, भाग में 3.2 गुणा में 4 है, प्लस में 4 है। अब भाग वाला पार्ट हल करेंगे, 12.8 में 3.2 का भाग देंगे तो लाड़ लो आपका है कितना, 4, गुणा 4 है, प्लस का 4। अब गुणा वाला पार्ट, 4 चौका 16 प्लस 4, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20। तो आपका आंसर कितना आएगा, 20। इसमें देखो बोर्ड मास, BODMAS, सबसे पहले ब्रैकेट वाला पार्ट हल होता है, छोटा मजला, उसके बाद बड़ा, ओ, ऑफ या का, और इनका मतलब होता है कि गुणा, फिर आपका भाग वाला, फिर गुणा वाला, फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है, ये आपका बोर्ड मैथ्स, नोट कर लेना इसको। अगला 11, 23 तथा x, 11, 23 तथा x का एवरेज, औसत दे रखा है 40। तो x का मान निकालना है। एवरेज होता है अपना राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग एवरेज कितना है, 40। योग देखो 11 प्लस 23 प्लस x, राशि कितनी है आपकी, 3। तो वज्र गुणा कर देंगे यहाँ पे बराबर में। ये तो देखो आपका हो जाएगा 11, 23, 34 प्लस x, 34 प्लस x बराबर का 120। 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x का मान चाहिए, 120 में से क्या घटा देंगे, 34। 120 में से 34 घटाएंगे तो आपका आएगा लाड लो 86। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया आपका, 86। बोर्ड मैथ्स का नियम, नहीं सॉरी बोर्ड मैथ्स नहीं, इसमें एवरेज, एवरेज होता है राशियों के योग बटे राशियों की संख्या। अगला है 48, 36, 4 का चतुर्थ अनुपाती। 48 है, 36 है, 48, 36, 4 चतुर्थ अनुपाती x मान लो, क्या मान लो, x। ये आपके आंतरिक पद गुणा हो गए, ये आपके बाह्य पद गुणा हो गए। ये 48 गुणा x हो गया, ये आपका 36 गुणा 4 हो गया। x का मान चाहिए, 48 को पक्षांतरण करेंगे, गुणा में किस में चली जाएगी, भाग में। ठीक है, 4 से कट गई ये 12 बार, 12 से 36 को काट दिया कितने बार, 3 बार। तो x का मान कितना आ गया, 3। तो 48, 36 और 4 का चतुर्थ अनुपाती कितना आ गया लाडू, 3। ठीक, अगला प्रश्न आपका आ रहा है, उमंग ने एक पुस्तक, उमंग नाम का कोई व्यक्ति है, लड़का जो भी है, एक पुस्तक 80 रुपये में खरीद कर 60 रुपये में बेच दी। कितने में बेच दी, अब 80 में खरीदेगा, 60 में बेचेगा, तो सीधी सी बात है हानि होगी। ये इसका क्रय मूल्य है और ये उसका विक्रय मूल्य है। हानि कितने की हो रही है, देखो हानि आपकी होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये आपकी कितने की होगी, 20 रुपये की। अब हानि प्रतिशत, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100,
20 से डिवाइड हो गया 80 4 बार, 4 से डिवाइड हो गया 25 बार। तो यहाँ पे जो पुस्तक था बेचने पर पुस्तक को उमंग को हानि हुई है कितने की? 25% की यहाँ पे। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 है, किस दर से देखो सीधा सीधा दर्शा दिया। आपको क्या याद करनी है यहाँ पे? दर परसेंट याद करनी है। 5,000 रुपये का 4 वर्षों का ब्याज 400 रुपये हो जाता है। ठीक है। दर का सूत्र होता है 100 गुणा, दर निकालनी है आपको 100 गुणा ब्याज। ठीक। मूलधन समय, नीचे मूलधन आएगा 100 गुणा ब्याज आपको सीधा दे रखा है कितना? 400 रुपये। मूलधन आपका कितना है? 5,000 और समय कितना है? 4 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 4 से 40 कट गया कितने बार? 10, 5 से 10 कट जाएगा कितने बार? 2। तो आपकी लाड लो परसेंट कितनी आ गई? 2% दर आ गई। दर सीधी सीधी दर सारा किस्म दर। तो दर का सूत्र होता है अपना 100 गुणा ब्याज भी दे रखा है, बटा होता है मूलधन गुणा समय भी दे रखा है और मूलधन भी दे रखा है। ठीक। ज़्यादा झंझट वाले प्रश्न है नहीं इसमें। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलती है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड है। मतलब आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो दी गई चाल को 5/18 से क्या करेंगे? गुणा। 18 तिये 54, 5 तिये 15 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल आ जाएगी। ठीक। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो दी गई चाल को 5/18 से गुणा करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से क्या करेंगे? गुणा। नोट कर लेना ये चीज़ आप। ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। अगला है, ये भी सरलीकरण का सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। 2x + 6 बराबर x - 8। 2x है 6, ठीक, बराबर आपका दे रखा है x - 8। ठीक। यहाँ पे x वाली संख्या एक तरफ कर लो, ये पक्षांतरण होगी तो माइनस की हो जाएगी। इधर आपका -8 है, ये प्लस का है तो ये इधर किसका हो जाएगा? लाड लो, ये माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ से आपका x ही बचेगा, 2x में से x घटाएंगे, x बचा। इधर आपका माइनस का कितना हो जाएगा? 14। तो x का मान कितना आ गया? -14। ये आपका आंसर। ठीक। माइनस की संख्या है तो माइनस का ही आएगा, प्लस की है तो प्लस का आएगा। 37 का मान, तो 37 का मान ये सारणी में हर उसमें बता रहा हूँ, आप ये सारणी साइन थीटा कोस थीटा वाली सारणी बिल्कुल ही याद कर लेना, इसमें प्रश्न पूछेगा। तो 37 का मान आएगा आपका 1/2। ठीक। अगला प्रश्न है आपका 3 और 192 का मध्य अनुपात। देखो मध्य अनुपात निकालने का तरीका 3 है अनुपात x समानुपात x, और ये आपका 192, ये आपके आंतरिक पद और ये आपके हो गए कौन से? बाह्य पद। x को s से गुणा करेंगे x², 192 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? x², 3 दूनी 6, 9 30 27 का 7 असूल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 576। x² 576, 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बराबर संख्या। x का मान कितना आ गया? 24। तो 3 और 192 का मध्य अनुपाती कितना बनेगा आपका? 34। ठीक। चतुर्थ अनुपाती का प्रश्न आया था, इसमें मध्य अनुपाती का प्रश्न आ गया। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक। तो उससे 2 गुणे आदमी आधे काम को कितने दिन में करेंगे? वही MDH फॉर्मूले से करेंगे। आदमी मान लिया आपने एक, ठीक, एक आदमी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, मेन डे हो गया। वर्क आप मान लो एक, कितना मान लो? एक। अब ये कह रहा है तो उससे 2 गुणे आदमी, एक आदमी से कितने आदमी हो जाएंगे? 2 गुणे आदमी आधे काम को, यहाँ पे एक काम था तो आधा काम कितना हो जाएगा? 0.5। ठीक। आगे कितने दिनों में करेंगे? D2 आपको ज्ञात करना है। ठीक। 0.5 है, नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी। ठीक। ये नीचे से हट गया। अब इसको 5 से एक बार, 5 से 2 बार, 2 से बराबर में संख्या कट जाएगी कितनी बार? 6 बार। 2 से कट गया 3, तो D2 आ जाएगा आपका कितना? 3 दिन में। कितने दिन में कर देंगे उसको? 3 दिन में। ये आपका आंसर 3 दिन। अगला
एक्स, अब रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। एक्स वाई की माँ है, ये जो एक्स है जो वाई की क्या है माँ, माइनस कर देंगे, फीमेल को माइनस और मेल को प्लस करके दर्शा लिया करो, पहचान करने में इजी हो जाएगा। मान ले ये कह रहा है एक्स वाई की माँ है, एक्स वाई की माँ है, लेकिन वाई एक्स का पुत्र नहीं है। ये पुत्र नहीं है तो पुत्री है, पुत्री को माइनस कर लो। आप बताइए वाई एक्स का क्या है, सीधा सीधा हो गया पुत्री, ठीक। पुत्र नहीं है तो भाई पुत्री होगी। अगला आपका प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 17वें अक्षर के दाएं सातवां। अंग्रेजी वर्णमाला लिख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये देखो दाईं साइड है और ये कौन सी साइड है, बाईं साइड। आपके दाएं से 17वां, तो देखो दोनों तरफ से 13 13 आधा होगा, ये 13 है इधर से और ये भी 13 है, 13 हो गया। दाईं साइड से 17वां, 14 15 16 17, ये आपका 17वां आ गया। पूछ रहा है अक्षर के दाएं सातवां, इसके दाएं सातवां, तो आप उधर की दाईं साइड की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका क्यों आ गया, दाएं से सातवां, ये आपका क्यों, ठीक। दाईं साइड बोले तो जेड से स्टार्ट करना है और बाईं साइड बोले तो ए से स्टार्ट करना है, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गण GAIN को 7195 में लिखा जाता है तो LOS को उसी भाषा में क्या लिखेंगे, जी। देखो GAIN, तो जी अपना आता है 7 पे, ए आता है 1 पे, आई आता है 9 पे, एन आता है आपका 14 पे। कितने पे आता है, 14 पे। देखो यहाँ पे 14 को 5 करके लिख रखा है, कितना करके 5, तो दोनों को जोड़ रखा है, ठीक। तो ये कह रहा है LOS लोस, एल आ गया आपका 12 पे, किस पे, 12 पे। ओ आ गया 15 पे, एस आ गया 19 पे, ये एस भी आ गया आपका 19। अब देखो जोड़ो इनको, 1 और 2 3, ये 6 हो जाएगा और ये दोनों 0 0, तो आपका आ जाएगा 3600। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3600, ठीक। इसका आंसर लगा तो कितना है, 36। अगला प्रश्न है, 3 27 तो 6, 3 को दर्शा रहा है 27 और 6, तो 27 3 के रूप में कैसे बनेगा, तो 27 3 का बनता है घन, उसी हिसाब से 6 का घन बनेगा आपका 216, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, ये है आपका 2AZ 4BY 6CX 8DW, 8 है, 2 से 4 6 8 10, अगला आएगा 10, D से बाद आएगा E और W से पहले कौन सा आएगा, V, क्या आएगा, V, तो 10 से EV। ये लाड़ लो, आपके पेपर सेट 15 कंप्लीट हो चुके, 50 पेपर की सीरीज चल रही है। ऐसे ही प्रत्येक दिन आपको 1 या 2 पेपर सेट मिलते रहेंगे। आप इनको डेली प्रत्येक पेपर को, जो भी 1 मिल रहा है आपको 2 मिल रहा है, सबका विश्लेषण तौर पे पढ़ें। जो भी आपको डाउट हो दिए गए नंबर पे कॉल करें, नंबर दिया गया है चैनल पे, सब जगह हर वीडियो में नंबर मिलेगा आपको। जय हिंद, जय भारत।